भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे कौन से पड़ोसी देश ने भारत को धोखा दिया है, ईरान वॉर के कारण भारत को कौन सा डिप्लोमेटिक फेलियर फेस करना पड़ सकता है और जापान से अब कौन सी गुड न्यूज आ रही है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के बारे में, क्योंकि नेपाल की सरकारी एयरलाइंस कंपनी ने इस बार भारत को उकसाने के चक्कर में एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी उम्मीद भारत को कभी भी नहीं थी। नेपाल की पिछली गवर्नमेंट्स के साथ भारत के कई सारे मतभेद रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं किया था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ये जो पोस्टर है ये रिलीज किया है नेपाल की फ्लैग कैरियर नेपाल की सरकारी एयरलाइन कंपनी ने। इस पोस्टर में नेपाल की फ्लैग कैरियर नेपाल एयरलाइंस ने शो किया है कि उनकी फ्लाइट कनेक्टिविटी कौन कौन सी कंट्रीज के साथ है और उनकी फ्लाइट्स कौन कौन सी कंट्रीज की कौन कौन सी सिटीज में जाती है। एंड हैरानी वाली बात यह है कि नेपाल एयरलाइंस ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को भारत से अलग पाकिस्तान के मैप के अंदर शो कर दिया है। नेपाल एयरलाइंस के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। जैसे नेपाल एयरलाइंस ने ये पोस्टर जारी किया उसके तुरंत बाद ही ये चीज भारत के लोगों ने पॉइंट आउट की और सोशल मीडिया के ऊपर नेपाल एयरलाइंस की इस हरकत के ऊपर काफी नाराजगी जताई, जिसके बाद नेपाल एयरलाइंस ने ये पोस्टर रिमूव कर दिया। ऐसा नहीं है कि नेपाल की बालन शाह गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा कोई स्टेप उठाया है जिसके कारण भारत के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इससे पहले बालन शाह की गवर्नमेंट ने भारत से आने वाली सभी सामानों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अनाउंस कर दी थी। इवन जो आम लोग भी भारत से फ्रूट्स और सब्जी लेकर नेपाल के अंदर आ रहे थे उनको भी एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए कहा गया। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बालन शाह भारत के साथ कैसे रिलेशंस रखना चाहते हैं वो उनके फैसलों से सामने नजर आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने जितना नेपाल के लिए किया है उतना शायद हमने और किसी देश के लिए नहीं किया होगा। नेपाल के लाखों लोग यहाँ से बिजनेस करके हजारों करोड़ रुपीस हर साल नेपाल ले जाते हैं। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसलिए नेपाल के एक्सपोर्टर्स आसानी से अपना माल एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्रीज को बेच पाएं। इसके लिए भारत ने नेपाल को अपने पोर्ट्स का भी फ्री और ओपन एक्सेस दिया हुआ है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एलएनजी वगैरह नेपाल की सारी फ्यूल रिक्वायरमेंट्स भी भारत ही पूरी करता है। नेपाल के हजारों लाखों स्टूडेंट्स हर साल स्कॉलरशिप्स के ऊपर भारत में आकर यहाँ पर स्टडी करते हैं। भारत ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाकर नेपाल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इंडिपेंडेंट बनने में मदद की है। और बाकी जो हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन, प्राकृतिक आपदा के समय डिजास्टर रिलीफ, फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्रांट्स और न जाने कितने बिलियन डॉलर्स अभी तक भारत ने नेपाल की सरकार को दे दिए होंगे और हर साल हम देते रहते हैं और सामने से भारत को ये देखने को मिल रहा है। अब सीधा जम्मू कश्मीर के ऊपर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार नेपाल में ऐसी गवर्नमेंट्स आ रही हैं जो भारत के साथ कोऑपरेट करने की बजाय भारत को ही आंखें दिखाने की कोशिश करती हैं, भारत को ट्रिगर करने और हमें उकसाने के काम कर रही हैं। आई होप कि इस चीज के ऊपर भारत सरकार नेपाल के साथ सख्ती से निपटे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में होने वाले ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि 14 मई को जो भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होनी है उसको लेकर रशिया की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत में आएंगे। रशिया ने कहा है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच ये मीटिंग और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए वो ये स्किप नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रिक्स के मेजॉरिटी देशों ने भारत को कंफर्मेशन दे दी है कि उनके विदेश मंत्री इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत में आएंगे। लेकिन जो दो सबसे इम्पोर्टेंट देश हैं इस समय वो हैं ईरान और चाइना। इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अभी तक भारत को कंफर्मेशन नहीं दी है। ईरान ने भारत के सामने शर्त रखी है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में अमेरिका और इजराइल के हमलों को स्ट्रांगली सख्त लैंग्वेज में कंडेम किया जाए। पिछले कल देर रात को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी की है। भारत कोशिश कर रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एटलीस्ट ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए भारत आ जाएं, फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि जॉइंट स्टेटमेंट में क्या डालना है और क्या नहीं। फिलहाल ईरान की सरकार भारत को लूप में तो ले रही है और जयशंकर सर और ईरानियन विदेश मंत्री ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर ली है। देखते हैं कि ईरान एंड मोमेंट के ऊपर अपने विदेश मंत्री को भारत भेजता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर ईरान या चाइना ये दोनों देश अपने विदेश मंत्रियों को भारत नहीं भेजते हैं तो भारत में होने वाले ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग एक तरह से फेल मानी जाएगी। एंड अगर ब्रिक्स के सभी विदेश मंत्री आ जाते हैं तो जो दिल्ली के मन से यूनाइटेड पिक्चर जाएगी उससे काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा कि ब्रिक्स के देश इस समय भी यूनाइटेड हैं और ब्रिक्स के देशों में अभी भी एकता बची हुई है। चाइना के लिए कहा जा रहा है कि चाइना के विदेश मंत्री के भारत आने के चांसेस काफी हाई हैं, लेकिन चाइना हमेशा ही अनाउंसमेंट लेट करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप टूर के बारे में।
पिछले कल हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी 18 मई को यूरोपियन कंट्रीज के टूर के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें वो नॉर्वे, नीदरलैंड्स और इटली की विजिट करेंगे। इस विजिट को लेकर अब न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यूरोपियन कंट्री से पहले यूनाइटेड अरब अमीरात में वहां पर एक स्टॉप ओवर लेंगे, यानी कि पहले यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ मुलाकात करेंगे और फिर वहां से वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाएंगे। बताया जा रहा है कि यूएई में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए रहेंगे, यानी जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में हर एक देश में एटलीस्ट 2 दिन का प्रोग्राम है, वैसा कुछ यूएई में नहीं होगा। आपको याद होगा इसी साल जनवरी महीने में 19 जनवरी को यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ये भी स्टैंड अलोन विजिट के ऊपर भारत आए थे और उस समय ये केवल भारत में 3 घंटे के लिए रुके थे। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग की थी और वो मीटिंग अटेंड करके ये वापस अपने देश चले गए थे। सेम वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भी यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ यूएई में एक मीटिंग करेंगे और वहां से फिर अपनी ट्रिप के ऊपर रवाना हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है धुरंधर मूवी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि धुरंधर मूवी के मेकर्स को जापान में धुरंधर मूवी रिलीज करने की परमिशन मिल गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग धुरंधर मूवी का पार्ट 1 10 जुलाई को जापान में रिलीज हो रहा है। इस साल 19 मार्च को धुरंधर मूवी का पार्ट 2 आया था और पार्ट 1 पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुआ था। अब जुलाई 10 को जो जापान में पार्ट 1 रिलीज किया जा रहा है वो खास जापानीज ऑडियंस के लिए जापानीज लैंग्वेज के अंदर डब करके रिलीज किया जा रहा है। न्यूज आ रही है कि धुरंधर मूवी के प्रोड्यूसर्स ने जापान में टॉप डबिंग आर्टिस्ट को हायर करके वहां पर प्रोफेशनल तरीके से डबिंग करवाई है, ताकि जापानीज ऑडियंस को उनकी लोकल भाषा में फिल्म के इमोशंस सही तरीके से कन्वे हो सकें। इसलिए धुरंधर मूवी के प्रोड्यूसर्स ने वो डबिंग आर्टिस्ट हाई किए थे जो हॉलीवुड की टॉप मूवीज में हायर किए जाते हैं। 10 जुलाई को जापानीज में धुरंधर मूवी का पार्ट 1 रिलीज होगा और उसके 3-4 महीनों के अंदर धुरंधर मूवी का पार्ट 2 जापानीज लैंग्वेज में रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जापानीज लैंग्वेज में धुरंधर मूवी कैसी कमाई करती है और वहाँ की ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स देती है। हम उसको भी कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि जैसे धुरंधर मूवी का जापानीज डब्ड वर्जन आ रहा है, हो सकता है कि आगे चलकर फ्रेंच और स्पेनिश वर्जन भी देखने को मिले जो यूरोप की ऑडियंस को टारगेट करे। चाइना तो खैर पॉलिटिकल रीजंस के कारण अभी तक धुरंधर मूवी को रिलीज करने की परमिशन नहीं दे रहा है, वरना चाइना में भी ये मूवी काफी अच्छी कमाई कर सकती थी। क्या आपने अभी तक धुरंधर मूवी देख ली है? हाँ या फिर ना, नीचे कॉमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भारत सरकार से अपील किया कि भारत बांग्लादेश के लोगों के लिए अपनी फुल वीजा सर्विसेज को स्टार्ट कर ले। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट और इंडियन एम्बेसी के ऊपर हमलों की कोशिशों के बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश में सभी तरह की वीजा सर्विसेज को उस समय बंद कर दिया था। लेकिन बाद में जब चीजें नॉर्मल हुई तो भारत ने बांग्लादेश के लिए केवल कुछ ही टाइप के वीजास यानी कुछ कैटेगरी के वीजा वापस से स्टार्ट किए थे। भारत की सरकार आज की डेट में बांग्लादेश के लोगों को सिर्फ इमरजेंसी मेडिकल वीजास, लिमिटेड नंबर में स्टूडेंट वीजास और ट्रांजिट वीजास इशू कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के वीजास जैसे कि टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा और बिजनेस वीजा, ये सब भारत अभी भी बांग्लादेश के लोगों को इशू नहीं कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ ऐतिहासिक संबंध को ध्यान में रखते हुए वीजा सर्विसेज को नॉर्मलाइज करे, फुल वीजा सर्विस स्टार्ट कर दे। बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमने तो सरकार बनने के बाद ही यानी तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही भारत के लोगों के लिए फरवरी महीने में फुल वीजा सर्विस स्टार्ट कर दी थी। इसलिए अब भारत भी पॉजिटिव तरीके से रिस्पांस दिखाए और बांग्लादेश के लोगों के लिए फुल वीजा सर्विस को स्टार्ट करे, ताकि बांग्लादेश के लोग जिनको भारत में काम होता है वो आसानी से जा सकें। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत की सरकार बांग्लादेश के अंदर फुल वीजा सर्विसेज को कब स्टार्ट करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के बैंक्स में अनक्लेम्ड मनी को लेकर। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज किया है जिसके मुताबिक भारत के बैंक्स के अंदर 72,000 करोड़ रुपीस की अनक्लेम्ड मनी पड़ी हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट $7.5 बिलियन आज की डेट में भारत के बैंक्स में हैं जिनको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। ऐसे सेविंग्स या करंट बैंक अकाउंट्स जिनमें पिछले 10 सालों से कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉल एक्टिविटी नहीं हुई है, ओनर्स ने ब्रांच में कांटेक्ट ना किया हो या फिर अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी ने क्लेम नहीं किया हो, उन अकाउंट्स में मौजूद अमाउंट को 10 साल के बाद अनक्लेम्ड मनी घोषित कर दिया जाता है, जिसको बैंक्स बाद में फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जो अनक्लेम्ड मनी है इसकी वैल्यू 72,000 करोड़ रुपीस तक क्रॉस कर गई है। 72,000 करोड़ रुपीस में से 60,570 करोड़ रुपीस सरकारी बैंक्स में इकट्ठा है
उसके बाद 9,600 करोड़ रुपीस प्राइवेट बैंक्स में डिपॉजिट है और 2,275 करोड़ रुपीस फॉरेन बैंक्स में इकट्ठा है। अब ये जो अनक्लेम्ड मनी है, न्यूज निकल कर आ रही है कि आरबीआई ने इस पैसे को काम में लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। पिछले 10 साल से ये पैसे आइडल बैठे हैं, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने एक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्टार्ट किया है जिसमें ये पैसा डाला जाता है। आरबीआई इस पैसे का इस्तेमाल आम लोगों की फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस को फैलाने के लिए करता है ताकि लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर जागरूक बने। अब ऐसा नहीं है कि अनक्लेम्ड मनी आरबीआई के फंड्स में आने के बाद वापस से लोगों को नहीं मिल सकती है। अगर सालों के बाद भी प्रॉपर प्रूफ और वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ लीगल रिक्वेस्ट आती है तो आरबीआई इस पैसे को वापस से उस अकाउंट में डाल देता है और उन लोगों को दे देता है जिनके अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस में मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।